नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बड़ी खबर में और मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे दिन की 4 बड़ी खबरों की। पहली खबर चंडीगढ़ से है, जहां सीएम मनोहर लाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। दूसरी खबर भी चंडीगढ़ से ही है, जहां सरकार जीआरओ ऑफिस को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। और तीसरी खबर फरीदाबाद से है, जहां लोकसभा और विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार बैठकों का दौर जारी है। चौथी खबर बल्लभगढ़ से है, जहां बदलते मौसम का असर अब लोगों के स्वास्थ्य पर भी पड़ने लगा है। तो ये 4 बड़ी खबरें जिनके बारे में एक एक कर हम बात करने वाले हैं। पहली खबर, सीएम मनोहर लाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और एसवाईएल के मुद्दे पर भी सीएम ने बयान दिया है। दूसरी खबर, हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला यहां पर आया है और लोगों को अब जमीन की रजिस्ट्री करवाने में सहूलियत होगी। तीसरी खबर आपको बता दें, चुनाव की तैयारी लगातार जारी है और खींचतान भी शुरू हो गई है। चौथी खबर, बदलते मौसम में का प्रकोप लोगों की सेहत पर अब देखने को मिल रहा है। तो बात करते हैं पहली बड़ी खबर की। खबर चंडीगढ़ से है, जहां मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जहां सीएम मनोहर लाल ने कई अहम फैसलों पर जानकारी दी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सीएम ने बताया कि चंडीगढ़ में ही हरियाणा की अलग विधानसभा बनेगी, जहां सरकार ने विधानसभा के लिए जगह फाइनल भी कर ली है। वहीं सीएम मनोहर लाल ने बताया कि साल 2016 के जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान दर्ज 54 मामलों की फिर से समीक्षा की जाएगी। वहीं इन मामलों में 117 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई थी। इसके साथ ही उन्होंने कई मामलों की विस्तृत जानकारी दी है। ऐसी बना देंगे कि टाइम लेने की जरूरत ही नहीं पड़े, सीधा जाओ रजिस्ट्री करा के आ जाओ। आखिर ये तो पुराने विषय है कि लाइन लगा के टाइम ले, फिर कोई करंट में कराओ, कोई वो क्या उसको बोलते हैं पैसे स्पेशल दे के क्या तत्काल में कराओ, कुछ और कराओ। धीरे धीरे देखिए कोई जमाने चले गए। उन जमानों में वो जमाने भी थे जब आपको किसी समय के लिए बुक कराने के लिए 1 महीना पहले गैस सिलेंडर बुक कराना पड़ता था। अब गैस सिलेंडर लोग ले लो गैस सिलेंडर ले लो, गैस वाला आया। तो चीजें धीरे धीरे अब युग भी बदल रहे हैं, व्यवस्थाएं भी बदल रही हैं। जनता की तकलीफ दूर करना ये हमारा काम है। कोई तकलीफ हो रही है हमारे पास लाओ, यथा समय जितना लगना वो लगेगा, लेकिन उसकी तकलीफ दूर करना हमारा काम है। हमको जनता इसीलिए चुनती है। एक तीसरी एक अनाउंसमेंट जिसकी उत्सुकता आपको पहले भी थी, आपने पूछा भी था, मैंने उसका मैं कहा था जल्दी इसका उत्तर हम देंगे। और वो व्यवस्था ये है कि जो अनमैरिड लोग हैं, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, 45 साल से लेकर 60 साल तक, यानी एज सुन एज एन अनमैरिड पर्सन बिकम्स 45, उसके बाद मंथली पेंशन का 2750 रुपया वर्तमान में वो भी हकदार हो जाएगा, बशर्ते कि उसकी इनकम 1,80,000 रुपये तक ही है। अब ये सिर्फ जो बीपीएल परिवार हैं उनके अनमैरिड लोग, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, 45 से 60 की 2750 रुपये की पेंशन उनको मिला करेगी। ये डिमांड वैसे तो बहुत पुरानी है। हमारे एक एमएलए विधानसभा में भी कई बार कहा करते थे पिछले टर्म में, तो उस समय वो अगला विषय वो भी करता हूं। अभी तो एक कैटेगरी है अनमैरिड की। अब दूसरी कैटेगरी है कि जो विदुर क्या बोलते हैं, विडोवर, विधवा महिला होती है, विदुर पुरुष होता है। तो जो पुरुष जो विदुर हो जाता है, जिसकी पत्नी का देहांत हो जाता है, तो ऐसे व्यक्तियों को 3 लाख रुपया अगर उससे इनकम कम है, जो हमने विधवा और ओल्ड एज में भी की हुई है, और आयु 40 वर्ष से 60 वर्ष तक, इनको भी वर्तमान 2750 रुपए की दर से पेंशन मिला करेगी। देखिए जब ये डिवीजन का विषय आता है, ये तब की बातें हैं। ये कोई एक चीज अलग अलग से नहीं विचार की जाएगी। ये तो जिसको कहना चाहिए ना, एक मुश्त सारी बातें आएंगी। उसमें फिर चंडीगढ़ होगा, उसमें हिंदी स्पीकिंग एरिया होगा, उसमें एसवाईएल होगा, उसमें हाई कोर्ट होगा, उसमें कितने विषय हैं, असेंबली का भवन है। कोई पॉलिटिकल प्रेशर नहीं है। हमें हरियाणा की जनता पर वजन नहीं पड़ना चाहिए। ऐसा अगर वो हमको सिद्ध करके दे देते हैं
तो हमको कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर किसी टैक्स का कोई ऐसा टैक्स जो इंटरस्टेट एक एसेट है या एक इशू है, उसमें वो टैक्स लेकर के अपनी जनता को टैक्स दें और उसका वजन बाकी स्टेट्स पर पड़े, ये लॉजिकली भी ठीक नहीं है, एथिकली भी ठीक नहीं है। कई समस्याएं आज छोटी छोटी समस्याएं इतनी उलझी हुई हैं, हमने तो समझ में नहीं आता कि इतने सालों तक ये सिस्टम में कोई घुसा ही नहीं। जैसे उदाहरण के लिए करनाल शहर आधे से ज्यादा अब जो रिकॉर्ड निकल के आ रहे हैं तो श्यामला जमीन पर बसा हुआ, आधे से ज्यादा। अपनाएंगे उसका कोई एक्ट बनाएंगे, कुछ और करेंगे। तो मैं करनाल से खुद जाकर बैठता हूं, बात करता हूं, बाकी शहरों का भी देखना पड़ेगा। हमने ये जो दुकानों की 20 साल पुरानी जो किसी के पास कोई वो है, किराए पर बैठा है, कोई रसीद है, कोई पट्टेदारी है, ये है वो है, हमने कहा कि ठीक है सब उनको दे दो, ये रेट ले लो। सब उन्होंने अप्लाई करना शुरू किया। अप्लाई करने के बाद जब रजिस्ट्री कराने लगे तो मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज ये लगा कि मलिकियत जो है यूएलबी की है ही नहीं। वहां दुकानें बना दी, जमीन इरिगेशन की है, किराया यूएलबी ले रही है। तो रजिस्ट्री रेवेन्यू वाले तो कहेंगे कि जो मालिक है वही तो रजिस्ट्री करके देगा, अब यूएलबी तो नहीं करके दे सकता। अब अल्टीमेटली इनका हल निकाल रहे हैं। फिर मैंने जितने भी शहर के अंदर विभाग हैं उन सबको कहा इस पॉलिसी को अडॉप्ट करो। अडॉप्ट करने के बाद अब हो जाएगी, अडॉप्ट होगी तो फिर वो भी रजिस्ट्रियां हो जाएंगी। तो व्यवस्थाओं को करने में हमें बिल्कुल क्लैरिटी है कि हम पिछली सरकारों की तरह नहीं कि समस्या ली और कारपेटिंग की दबा दी। हम तो समस्या के अंदर घुसते हैं और मैं तो आह्वान करता हूं कि आप समस्या लाओ, समाधान हम हैं, हम करेंगे ना समाधान। आगे बढ़ेंगे। हरियाणा सरकार ने बड़ा फैसला लिया है, जिससे लोगों को जमीन की रजिस्ट्री करवाने में अब सहूलियत होगी। बता दें कि लोगों को जमीन की रजिस्ट्री करवाने के लिए केवल रेवेन्यू डिपार्टमेंट के सहारे ही रहना पड़ेगा। बता दें कि डीआरओ ऑफिस, एसडीओ, नागरिक ऑफिस, तहसीलदार और नायब तहसीलदार कार्यालयों में भी अब रजिस्ट्रियां होंगी। वहीं हरियाणा सरकार अधिकारियों को भी रजिस्ट्री करने के लिए अधिकार दिया गया है। सरकार के इस फैसले को राज्यपाल ने मंजूरी दे दी है। तो डीआरओ ऑफिस में भी अब रजिस्ट्री की जाएगी, जिससे लोगों को सहूलियत होगी। लोगों को जिन दिक्कतों का सामना अब तक करना पड़ रहा था, उनका समय खराब होता था, वो अब नहीं होगा। ये बड़ा फैसला यहां पर सरकार की तरफ से लिया गया है और इस फैसले को राज्यपाल की मंजूरी भी मिल गई है। तो हरियाणा सरकार का ये बड़ा फैसला यहां पर हुआ है। लोगों को जमीन की रजिस्ट्री करवाने के लिए अब सहूलियत होगी। उनको जिन चीजों से जूझना पड़ता था या जिन दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, जो लेट लतीफी यहां पर होती थी, वो अब नहीं होगी और जल्द से जल्द लोगों का काम यहां पर और बड़ी ही सहूलियत के साथ हो जाएगा। अब डीआरओ ऑफिस में भी इसकी रजिस्ट्री की जाएगी, साथ ही अधिकारियों को भी रजिस्ट्री करने के लिए जो परमिशन है वो सरकार की तरफ से दे दी गई है। अब खबर फरीदाबाद से है, जहां लोकसभा चुनाव को लेकर लगातार बैठकों का दौर जारी है। इसी कड़ी में जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला फरीदाबाद में कार्यकर्ताओं के साथ उन्होंने बैठक की। तो वहीं कांग्रेस में भी बैठक का दौर जारी है, जहां कांग्रेस में रणदीप सुरजेवाला, किरण चौधरी और कुमारी सैलजा की एकजुटता ने सबको चौंका दिया है। तो दूसरी ओर बीजेपी कैबिनेट की दूसरी बैठक की यहां पर की गई है, जहां खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कमान संभाल ली। तो चुनाव को देखते हुए हर दल अब चुनाव की तैयारियों में जुटा हुआ है और इसको देखते हुए अब बैठकों का दौर लगातार जारी है। सभी दलों की तरफ से चुनाव की तैयारियों को लेकर लगातार बैठक की जा रही है। पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा की जा रही है, उनकी जो जानकारियां हैं उनसे ली जा रही हैं। और इस खबर पर चर्चा के लिए हमारे साथ प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह चौहान, बीजेपी प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। वीरेंद्र जी, यहां पर चुनाव की तैयारियां लगातार जारी हैं। बीजेपी खेमे ने भी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं और सब दल चुनावी तैयारियों में जुटे हुए हैं और बड़े बड़े दावे भी यहां पर किए जा रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी संसार का ही नहीं,
केवल देश का नहीं बल्कि पूरे संसार का सबसे बड़ा प्रजातांत्रिक राजनीतिक दल है। हम ऐसा संगठन है जिसका जो संगठनात्मक ढांचा है वो बूथ स्तर तक होता है और बूथ पर भी पन्ना प्रमुख जो वोटर लिस्ट का एक पन्ना होता है वहां तक हमारे कोई ना कोई कार्यकर्ता, जिम्मेदार कार्यकर्ता होते हैं। तो हम चुनाव के लिए वैसे तो साधारणतः हमेशा तैयार रहते हैं, लेकिन क्योंकि जो लोकसभा का चुनाव होता है वो 5 साल में आने वाला बड़ा चुनाव होता है और उसके बाद दूसरा चुनाव विधानसभा का है। अगले 1.5 साल में ये दोनों चुनाव हरियाणा में आने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी किसी भी दूसरे राजनीतिक दल की तुलना में हरियाणा में अपनी चुनावी तैयारियों में सबसे आगे अपने आप को कह सकती है, क्योंकि दूसरे जो हमारे प्रतिद्वंदी हैं, विरोधी हैं, उनके पास सब चीजों का टोटा है। उनके यहाँ संगठन नहीं है, नेता कौन होगा या है उसके बारे में स्पष्टता नहीं है, और जो कुछ उनके यहाँ नेताओं के नाम पर कुछ लोग हैं, छोटे मोटे क्षत्रप हैं, क्षेत्रीय चेहरे हैं, वो सब एक दूसरे को कुछ मानते नहीं हैं, एक दूसरे को निरंतर उनकी टांग खिंचाई करते रहते हैं। तो जहां हमारे विपक्षी अभी संगठन बनाने की स्थिति में नहीं है, नेता कौन है उनका ये तय करने की स्थिति में नहीं है, भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में 2024 में एक बार फिर से अर्थात तीसरी बार प्रचंड बहुमत वाली भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार बनाने। वीरेंद्र जी, मैं आपको एक सेकंड के लिए यहीं रोकना चाहूंगा। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता केवल ढींगरा भी जुड़ चुके हैं। केवल ढींगरा जी, बहुत स्वागत है आपका। जी वीरेंद्र जी, बात कीजिए। नमस्कार। देखिए, हाँ जी वीरेंद्र जी। केवल जी बोल रहे थे? नहीं वीरेंद्र जी, आप कुछ बोल रहे हैं, बात पूरी कीजिए। हाँ, मैं केवल ये कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के सामने एक ही एजेंडा है, और जो एजेंडा हमारे सामने है वो देश और प्रदेश की जनता के सामने भी है। इस देश में कम से कम आज की तारीख में 2023 में 2024 में इस देश का कोई भी नागरिक पल भर के लिए ये सोचने के लिए तैयार नहीं है कि नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के सिवा कोई विकल्प उनके सामने विचार करने के लिए भी है। उन्हें जब चुनना होगा, देश का मान बढ़ाने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, देश की सेनाओं को मजबूत करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में, और उनके विपरीत खड़े हुए कोई राहुल गांधी, जिन्हें उनके गठबंधन के ही सारे लोग नेता मानने के लिए तैयार नहीं है। राहुल गांधी जो अमेरिका में जाकर भारत की बदनामी करके आनंदित होता है, राहुल गांधी जो हर चौथे पांचवें दिन किसी न किसी हास्यास्पद बयान के कारण हंसी का पात्र बनते हैं जनसामान्य की। तो जब राहुल और नरेंद्र मोदी में से देश को चुनना होगा तो इसमें कहीं कोई विवाद ही नहीं है, कहीं कोई संभावना ही नहीं है कि पल भर के लिए कोई राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी या उनके भ्रष्ट लोगों के गठबंधन की तरफ। ठीक है वीरेंद्र जी, लौटता हूं आपके पास में। जी, हमारे साथ केवल ढींगरा जी भी जुड़ गए हैं। केवल ढींगरा जी, यहां पर अभी वीरेंद्र सिंह चौहान जी का आप सुन रहे थे, चुनाव की तैयारियां हालांकि आपके दल ने भी शुरू कर दी हैं और बीजेपी भी कर रही है, जितने भी अलग अलग दल हैं वो सब तैयारियां कर रहे हैं 24 के लिए, क्योंकि 24 एक महारण है, विधानसभा चुनाव भी हैं और लोकसभा चुनाव भी हैं। कांग्रेस पार्टी तैयारियां किस तरीके से कर रही है? और सर ये भी बताइए कि संगठन का क्या कुछ हाल है? जो अभी तक शिकायतें मिल रही थी उसमें कुछ ठीक हो पाया है? देखिए, सत्ता में लोलुप बीजेपी, इसको ये नहीं मालूम कि हमारी जो सरकार थी 15 सीट जब 2014 में आई थी, तो उसके बाद 2019 के अंदर हमारी 31 सीट आई थी और इनकी 40 आई थी, और इनको पूरा बहुमत भी नहीं मिला था। फिर भी इनकी सत्ता में लोलुप जो सरकार है वो हमें कमजोर बताने की चेष्टा करती है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि इनको ये मुगालता रहे कि हमारा संगठन नहीं बना है, इनको ये मुगालता रहे, क्योंकि हमारे पीसीसी मेंबर सभी बन चुके हैं, उन्हीं में से पदाधिकारी बनने हैं। वो सिर्फ पदाधिकारी नहीं बने, लेकिन मेंबर्स हमारे इलेक्टेड सारे बन चुके हैं, डीसीसी के मेंबर सारे बन चुके हैं, उनमें पदाधिकारी नहीं बने। जो हमारे ब्लॉक के मेंबर्स हैं वो बन चुके हैं, पदाधिकारी नहीं बने। लेकिन हमारे सारे जितने मेंबर्स बन चुके हैं वो कांग्रेस की टीम है, वो सारी काम कर रही है। लेकिन इनको ऐसे ही लगा रहे कि हमारी टीम नहीं बनी है। हम अगली बार में अब जो चुनाव आएगा विधानसभा का, उसके अंदर हमारी जो स्टेटस ये रहेगा कि हम जो है
करीबन 75 पार के ऊपर जाने वाले हैं और ये 2.5 का आंकड़ा बीजेपी पार नहीं कर पाएगी, ये मैं आपको अभी लिख के देता हूं। और दूसरी बात ये बताना चाहता हूं कि जो हालात इन्होंने किया है पूरे 9 साल के अंदर, कोई ऐसा वर्ग नहीं जिसको इन्होंने पीटा नहीं। आपको मैं बताना चाह रहा हूं, जितने किसान थे उनकी इतनी पिटाई हुई है, 700 किसान शहीद हुआ है बॉर्डरों के ऊपर, कीलें बिछाई, उनके ऊपर पानी की बुछारें करी, इतनी बुरी हालात करी इन लोगों ने। और उसके साथ साथ इन्होंने कर्मचारियों पे, कोई ऐसा कर्मचारी वो नहीं होगा जिसको इन्होंने पीटा नहीं। और वहां पे चाहे पंचकुला के अंदर चाहे इलाकों के अंदर सभी कर्मचारी, हर वर्ग के कर्मचारी धरनों पर हैं और उन लोगों की पिटाई करने का काम ये लोग कर रहे हैं। अब इन्होंने पिटाई धुलाई 9 साल कर ली है। उसके बाद जो बिजनेसमैन है, जीएसटी के तहत उनको इतनी पिटाई उनकी कर ली है कि 50% फैक्ट्रियां बंद पड़ी हैं और जितना सिस्टम इन्होंने खराब करना था ये कर चुके हैं। अब लास्ट जो है, लास्ट साल रह गया, इनकी खिंचाई होने वाली है और ये जाने वाले हैं, कांग्रेस आने वाली है। दूसरी बात, ये मोदी जी के बारे में बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। हरियाणा पे 4 लाख करोड़ का कर्जा चढ़ा दिया, देश के ऊपर 100 लाख करोड़ का कर्जा लिया। आज 155 लाख करोड़ देश के ऊपर जो कर्जा है वो इनकी वजह से है। और ये जो बात करते हैं, हमने पीएसयू के जितने इन्होंने बेचे हैं, जितने पीएसयू कांग्रेस के या पुराने टाइम के अंदर बने थे 1947 से लेकर और 2009 तक 4 तक जो बने थे, उन सारे पीएसयू को इन्होंने बेचने का काम शुरू कर दिया मोदी जी ने आते ही। तो ये बेचने वाली जो सरकार होती है वो नेगेटिव सरकार होती है। जो सरकार काम करती है विकास के लिए वो होती है पॉजिटिव सरकार। अब इनका जाना तय है और कांग्रेस का आना जो है वो तय है। ये जाएंगे, कांग्रेस आएगी। ठीक है, बहुत धन्यवाद केवल ढींगरा जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। साथ ही वीरेंद्र सिंह चौहान जी आपका भी बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं। मौसम में बदलाव बन रहा है सांस के मरीजों के लिए खतरा। जी हां, बल्लभगढ़ के सिविल हॉस्पिटल के एसएमओ डॉक्टर टीसी गढ़वाल का यह कहना है कि ओपीडी में मरीजों की संख्या फिर से बढ़ने लगी है। मौसम में बदलाव होने की वजह से मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। सांस के मरीज और बुखार के मरीज ज्यादा आ रहे हैं। खांसी, जुकाम, अस्थमा और बुखार के मरीज और सांस के पेशेंट यहां ज्यादा हो गए हैं। इस दौरान अस्थमा के लक्षणों का मौसमी विस्तार एक सामान्य घटना है। दमा या अस्थमा, ठंडी हवाएं दमा के लक्षणों को गंभीर बना सकती हैं, जैसे सांस लेने में बहुत तकलीफ होना। दमा के मरीजों को अपने साथ हमेशा दमा की दवाइयां रखनी चाहिए। देखिए, जैसे आपने देखा कि आज भी मौसम देख ही रहे हैं, 2-3 दिन से क्या 4-5 दिन से लगातार आप देखते हैं कि दोपहर में और शाम को थोड़ा मौसम काफी बदलाव आ जाता है और बारिश का मौसम बना हुआ है और आज तक बारिश काफी ज्यादा ही हो गई है। तो इस मौसम को देखते हुए मैं ये कहूंगा कि हमारे पास ओपीडी के अंदर सांस के पेशेंट हो गए, खांसी के, बुखार के पेशेंट्स हो गए और जो पुराने दमा अस्थमा के पेशेंट्स हैं उनकी जो संख्या बड़ी बढ़ रही है। देखिए, ऐसा कि इस बारिश के मौसम में सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि जो पेशेंट हमारे सांस के पेशेंट्स हैं, दमा के हैं, अस्थमा के पेशेंट्स हैं, उनको सबसे पहले जो टीम में दवाइयां चल रही हैं वो लेते रहें। साथ साथ में जो उनके पास जो सांस के पंप हैं उनका इस्तेमाल करते रहें और समय समय पर डॉक्टर को आप दिखाते रहें। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता मोनू पांचाल लाइव जुड़ गए हैं। मोनू, यहां पर बात निकलकर सामने आ रही है कि जो दमा के जो मरीज हैं वो ज्यादा अस्पतालों में पहुंच रहे हैं। क्या कुछ यहां पर डॉक्टर्स कह रहे हैं? देखिए क्षेत्र में आपको बता दूं, फरीदाबाद में जिस तरीके से लगातार मौसम जो है बदलता जा रहा है, तो मौसम के बदलते जिस तरीके से कुछ दिन पहले की बात की जाए तो गर्मी और उमस जो ज्यादा थी और उसके बाद जो है जो रात को बारिश हुई है और आज भी सुबह बारिश हुई है, तो इसके चलते कहीं ना कहीं जो मौसम में बदलाव है, तो दिन के टाइम की बात की जाए तो गर्मी रहती है और शाम को रात के समय हल्की फुल्की ठंडा मौसम बन जाता है। तो इसके लेकर के जिस तरीके से अस्थमा के लोग जो दमा के जो लोग हैं उनके लिए जो सांस में परेशानी दिक्कतें बढ़ रही हैं, इस तरीके की पेशेंट जो मरीज है वो जो सबसे ज्यादा तादाद सामने आ रही है। लगातार ओपीडी बल्लभगढ़ के सिविल अस्पताल की बात की जाए तो सिविल अस्पताल में लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है। इसमें सबसे ज्यादा बच्चे, इस तरीके के जो उम्र के हैं वो यहाँ पर सामने आ रहे हैं। वहीं इसके साथ साथ मैं बता दूं, जिस तरीके से टीसी गढ़वाल ने जो इस जानकारी
बताया कि जो वायरस है वो H3N2 H1N1 जो कोविड की तरफ से जो है संकेत देता है कि कहीं ना कहीं कोविड का उमड़ना फिर से शुरू हो गया। तो इस तरीके से लगातार जो बीमारियां हैं वो यहाँ पर होती हुई नजर आ रही है। जी चेतन। मोनू, डॉक्टर्स का और क्या कुछ कहना है और किन बीमारियों के मरीज यहाँ पर ज्यादा पहुंच रहे हैं? देखिए, जो सबसे ज्यादा जो मरीज पहुंच रहे हैं वो अस्थमा को लेकर के पहुंच रहे हैं। खांसी, जुकाम, जो इस तरीके के जो पेशेंट है वो यहाँ पर सबसे ज्यादा पहुंच रहे हैं। सबसे ज्यादा सांस की परेशानियां सबसे ज्यादा यहाँ पर जो पेशेंट है वो यहाँ पहुंच रहे हैं। की जा रही है क्योंकि होता जा रहा है कि दिन के समय जो देखा जाए तो जो गर्मी होती है और जो रात के समय ठंडा मौसम हो जाता है तो कहीं ना कहीं जो बारिश उसके चलते जो लगातार पेशेंट की तादाद ओपीडी में जो है बढ़ती जा रही है। इस तरीके की यहाँ पर जो है सावधानियां बात यहाँ पर कही है। कहीं ना कहीं जो अस्थमा के लोग हैं उनको मास्क लगाने की यहाँ पर जो है सलाह यहाँ पर दी है डॉक्टर ने। और कहीं ना कहीं जो अगर इस तरीके की बीमारी है तो तुरंत जो है डॉक्टर को दिखाएं। बुखार हो तो तुरंत डॉक्टर को दिखाएं क्योंकि ये इस तरीके की बीमारियां ये घातक साबित हो जाती है। जी मोनू, आपने बताया कि किस तरीके से मास्क पहनने की सलाह यहाँ पर दी जा रही है, लेकिन मास्क के भी कुछ समस्या जो दमा के मरीज हैं खासकर उनको सांस लेने में पहले से ही परेशानी होती है। तो इस तरह की बातें की जा रही हैं वो कितना सही है और साथ ही जो डॉक्टर्स यहां पर कह रहे हैं उनका क्या कुछ कहना है? मौसम के अलावा और क्या कुछ कारण है ऐसे बीमारियों का यहां पर आने का, खासकर जो आप दमा की बीमारियां बता रहे हैं कि दमा के जो मरीज हैं ज्यादा बढ़ रहे हैं? देखिए, दमा की बीमारी के चलते जिस तरीके से मौसम में, क्योंकि फरीदाबाद में जिस तरीके से औद्योगिक नगरी है तो कहीं ना कहीं पॉल्यूशन सबसे ज्यादा फरीदाबाद को माना जाता है। तो इसको लेकर के कहीं अस्थमा के जो लोग हैं जो सांस लेने जो परेशानी लोगों को होती है तो इस तरीके की जो डॉक्टरों ने सलाह दी है कि कहीं ना कहीं वो मास्क लगाए, मास्क पहनकर ही वो बाहर निकले। अगर जिस तरीके से उनका ट्रीटमेंट चल रहा है उस तरीके से वो दवाई पूरी तरीके से टाइम से ले ताकि किसी तरीके की कोई दिक्कत ना हो। कहीं ना कहीं जो मास्क है, मास्क लगाने से जो है अस्थमा की जो सांस लेने में जो दिक्कत है वो ज्यादा परेशानी नहीं होगी। लेकिन अगर मास्क के लोग घूमते हैं तो दस्त जो होती है वो उनको ज्यादा परेशानी करती है, जख्म वो गले में कर देती है। तो इस तरीके की यहाँ पर जो सलाह डॉक्टर ने कहा कि मास्क लगाए, अगर कोई दिक्कत होती है तो वो डॉक्टर को तुरंत चेक कराए। तो इस तरीके की जो इस तरीके लोगों को सलाह दी है। वहीं सर्दी जुकाम की बात की जाए तो बारिश में डॉक्टर ने ये भी सलाह दी है कि बारिश में ज्यादा ना भीगे, अगर रास्ते में बारिश आती है तो वो कहीं रुक जाए और ज्यादा से ज्यादा छतरी का इस्तेमाल करें और जो नॉर्मल जो पानी होता है उससे नहाना करें। तो इस तरीके की यहाँ पर डॉक्टर ने सलाह दी है कि सर्दी जुकाम से इस तरीके से जो योजना चाल चलन है उसको लेकर के इस तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो कहीं ना कहीं इन बीमारियों से भी बचा जा सकता है। जी चेतन। ठीक है, बहुत धन्यवाद मोनू पांचाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो फिलहाल के लिए इस खास कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।